हेलो, आप सभी का स्वागत है LabVIEW एंड मल्टीसिम के LabVIEW कोर 1 एंड कोर 2 30 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अ, और मेरा नाम है नितेश प्रधान। मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा LabVIEW के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को किस प्रकार से यूज करते हैं। कल हमने बेसिक अबाउट LabVIEW स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट एंड रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। इस चलिए अब हम ओपन करते हैं अपना LabVIEW प्लेटफॉर्म। सो एज यू नो कि ये हमारा एक LabVIEW का गेटिंग स्टार्टेड विंडो है। इसको तो मैं गेटिंग स्टार्टेड विंडो बोलता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि इसी से हम LabVIEW के इन्वायरमेंट पे एंटर कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें आना है फाइल पे एंड इसमें न्यू VI पे क्लिक करनी है, या तो आप इसके जगह पे Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं। राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में। LabVIEW एंड न्यूमेरिक कंट्रोल्स एंड न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट जो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। LabVIEW में न्यूमेरिक कंट्रोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको न्यूमेरिकल डेटा को इनपुट और आउटपुट के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है। ओके, न्यूमेरिक जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप अपने इंटीजर्स को, फ्लोट वैल्यू को, डबल वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं और इन्हें हैंडल कर सकते हैं। हम न्यूमेरिक कंट्रोल और न्यूमेरिक इंडिकेटर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे डेटा को इनपुट करने में अपने फंक्शन में और आउटपुट लेने में, और ये हमें फ्रंट पैनल में मिलता है। तो हम इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+T एंड राइट क्लिक करेंगे। Ctrl+T प्रेस करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन होकर आएगा एक न्यूमेरिक कंट्रोल। ओके, आपके सामने ओपन होकर आएगा न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट। इस न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट में सबसे पहले है हमारा न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट में सबसे पहला है न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट। इस न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट में हमें कई तरीके के न्यूमेरिक मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी या तो नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे, केवल और केवल ये नंबर्स को ही डिस्प्ले कर सकते हैं या नंबर्स को इनपुट दे सकते हैं। सेम न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट होता है। तो न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसका यूज हम मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट को एक्सेस कर सकते हैं? तो न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट को एक्सेस करने के लिए हमें ब्लॉक डायग्राम पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट ओपन होगा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन पैलेट ओपन होगा। फिर फंक्शन पैलेट में हमारे पास है न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट। न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट ओपन होके आ जाएगा जिसमें हमारे सारे फंक्शंस हैं और उसके साथ इसके अंदर सब कुछ सब ग्रुप्स हैं, कन्वर्शन सब ग्रुप्स हैं। ओके, इसके बाद है डेटा मैनिपुलेशंस है, ये सभी सब ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट एंड कंट्रोल पैलेट का यूज करके। सर अभी मैं एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले फ्रंट पैनल में आना है और न्यूमेरिक कंट्रोल लेना है और इसका नाम देना है इनपुट 1। इसके बाद एक और मुझे इसी तरीके से फंक्शन लेना है, इसका नाम देना है इनपुट 2। ये मेरे इनपुट, इससे मैं वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा अपने फंक्शंस पे इनपुट 1 एंड इनपुट 2 का यूज करके। लेकिन मैं जो फंक्शंस मैं एडिशन का फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए ब्लॉक डायग्राम पे, न्यूमेरिक में आइए और न्यूमेरिक में आप ऐड फंक्शंस में आइए। ऐड फंक्शंस में आने के बाद आप इस प्रोग्राम पे यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए। ओके सॉरी, फिर से चलते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ आइए, इसमें आने के बाद आप ऐड फंक्शंस लेके जाइए, इस राइट क्लिक कीजिए और आप इसे विजुअल आइटम्स को से इसका लेबल कीजिए। लेबल करने से हमें अपने फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसका नाम क्या है और कंटिन्यूएशन में हम इसे यूज कर पाएंगे। तो हम इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ ये होने के बाद आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर चाहिए जो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, एक इंडिकेटर लेके आइए और न्यूमेरिक इंडिकेटर लीजिए और यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ये हमारा RESULT रिजल्ट, तो ये मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट में आप देखिए, न्यूमेरिक कंट्रोल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ओके न्यूमेरिक कंट्रोल में मुझे एक सॉरी ओके न्यूमेरिक कंट्रोल में मुझे एक यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन मिल रहा है।
इसका बैकग्राउंड व्हाइट है बट इंडिकेटर्स का बैकग्राउंड ग्रे है। तो चलिए इसको इसके साथ लगा देते हैं और अब प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली मैं आगे बढ़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। नाउ ये हमारा एक प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर एक बार ऐसे रन करता हूँ, अगर मैं इस प्रोग्राम को एक ही बार अगर रन करूँ तो मैंने जो वैल्यू यहाँ एंटर किया है उस वैल्यू का आउटपुट मिलेगा प्रोग्राम को रन करने से। मैं कंट्रोल+R प्रेस करके भी प्रोग्राम को बार बार रन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ 2 तो ये इस तरीके से जाएगा, 3 अगर करता हूँ तो भी इस तरीके से चले जाएगा। ओके, तो मैं इस तरीके से प्रोग्राम को रन यूज कर सकता हूँ इजिली कंट्रोल एंड न्यूमेरिक का यूज करके। नाउ क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि हमें अगर कंटिन्यूअसली अपने डेटा चेंज को देखना है तो मैं यहाँ पर रन कंटिन्यूअसली को यूज कर सकता हूँ और मैं वैल्यू को चेंज करके अपने डेटा को लाइफ टाइम में चेंज होते हुए देख सकता हूँ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इसका नाम मैं दे सकता हूँ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक अब न्यूमेरिक में मैं एक फंक्शन है मेरा ऐड फंक्शंस, सॉरी, तो इसको मैं ऐड फंक्शंस के नाम पे सेव करता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम अब सेव हो चुका है ऐड फंक्शंस के नाम पे, राइट। तो अब हम एक दूसरे फंक्शंस पे चलते हैं। अब हम जो दूसरे फंक्शंस लेके आते हैं, इस फंक्शन में हम सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के लिए मैं एक फंक्शन लेके आता हूँ जो सब्ट्रैक्ट फंक्शन है। उसके बाद मैं इसके नीचे एक और फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ जो डिवाइड है, और इसके नीचे मैं एक और फंक्शंस को यूज करूंगा जो, सॉरी, मल्टीप्लाई ले चुका हूँ और डिवाइड। अब मैं इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सभी के लेबल को ओपन करूंगा वन बाय वन, या आप इनको सेलेक्ट करके एक ही साथ इनके लेबल को ओपन कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। नाउ न्यूमेरिक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यूमेरिक कंट्रोल लेता हूँ, ऐड करता हूँ इनपुट, इनपुट 1, तो मेरा ये इनपुट 1 हो गया। एक मैं लेता हूँ इनपुट 2, सॉरी, इनपुट 2। अब मैं इनपुट 1 और इनपुट 2 को एक से ज्यादा प्रोग्राम में भी कनेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एक से ज्यादा फंक्शंस को भी इसमें मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। नाउ मुझे अब सभी के लिए इंडिकेटर बनाना है, तो चाहूँ तो मैं यहाँ से 3 इंडिविजुअल इंडिकेटर लूँ और यहाँ पर बनाऊं, या उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर ऐसे लूँ और इसे बनाऊं और इसको कुछ इस तरीके से यूज करूं। तो नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे लिए 3 इंडिकेटर डिजाइन कर दिए हैं। ओके, एक है सब्ट्रैक्ट के लिए, एक है मल्टीप्लाई के लिए और एक है डिवाइड के लिए। अब मैं प्रोग्राम को रीअरेंज करूंगा कंट्रोल ए और कंट्रोल यू करके। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस प्रोग्राम को लेके जाता हूँ अपने, सॉरी, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से, रन कंटिन्यूअसली। तो मैं कोई भी वैल्यू इनपुट डालूंगा तो उसके रेस्पेक्ट में मेरे इन तीनों में आउटपुट आएगा। जैसे 1 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइटी आ रहा है, 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 0 0 एंड 1 माइनस 0 0। इस केस में हम कुछ इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को, अब सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मैं इसमें से इनपुट दे रहा हूँ और सभी के लिए। तो इससे हमने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि किस तरीके से हम तीनों प्रोग्राम के लिए इंडिकेटर को राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इंडिकेटर को राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम एक ही फंक्शन से एक ही कंट्रोल से एक से ज्यादा फंक्शंस को इनपुट वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट पैनल पे दो इनपुट, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 यूज कर रहे हैं जो अलग अलग इनपुट वैल्यू देगा, और हम इसे न्यूमेरिक कंट्रोल बोलते हैं। हम इसे न्यूमेरिक कंट्रोल
इसे बोलते हैं, जो कि जिसका यूज करके हम 2, 4, 5 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम में हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन लिया है। मल्टीप्लाई डिवाइड यस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन लिया है, और जो कि अपने अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, और इंडिकेटर्स को हमने इनके लिए प्लेस किया है, जो कि हमारे मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के आउटपुट को शो कर रहा है, राइट। सो मैं इसको एक अरिथमेटिक फंक्शन के नाम पे सेव कर लेता हूँ, फंक्शन के नाम पे सेव कर लेता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके दोनों फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम को यूज कर लेते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं, एक क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन, राइट। इस क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन का यूज कैसे होगा, क्या यूज है इस क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन का, वो जानते हैं। अगर मैं क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन यूज करता हूँ, तो उसका यूटिलिटीज को समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसकी यूटिलिटीज को समझने के लिए सबसे पहले कंट्रोल एच प्रेस करना होगा। कंट्रोल एच जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, मेरे सामने एक कॉन्टेक्स्ट हेल्प ओपन हो जाएगा, और ये कॉन्टेक्स्ट हेल्प मुझे बताएगा कि मेरा क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन क्या करता है। मेरा ओके रिमाइंडर फंक्शन क्या करता है। तो जैसे मेरा क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन, ये हमारे चीज में जो डिवाइड करने के बाद, ये हमारे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स को एंड क्वोशंट्स को अलग अलग आउटपुट के थ्रू से देता है। तो जैसे कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है जिसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 2, ओके 12, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 12, एक वैल्यू है 12 और एक वैल्यू है 2, नहीं 10, ओके। मेरे पास दो वैल्यूज हैं, सॉरी, इसका नाम मैं रख देता हूँ y इनपुट, और इसका नाम रख देता हूँ मैं x इनपुट। और अगर मैं x और y दोनों इनपुट्स को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और अगर मैं आउटपुट लेके आता हूँ, एक इंडिकेटर क्रिएट करता हूँ, और दूसरा एक इंडिकेटर इसके और क्रिएट करता हूँ, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि इंडिकेटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर से 0 आ रहा है। मैं अगर इस वैल्यू को 10 दूं, तो मुझे जो मेरा है, यहाँ जो डिवाइड वाले प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे मिल रहा है क्या, उस पर मुझे मिल रहा है 10, उस पर मुझे मिल रहा है 1, और इस पर क्या मिल रहा है, इस पर मिल रहा है मुझे मेरा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकाला कैसे जाता है, इसको डिवाइड करके इससे माइनस कर दिया जाता है, तो रिमाइंडर निकलता है। उसी यहाँ पर उसी फंक्शंस को ही इन्होंने शो किया हुआ है मेंशन करके, राइट। तो अब हमारा फंक्शन का नाम है क्वोशंट एंड रिमाइंडर। लेट्स ट्राई टू सेव दिस प्रोग्राम। अब हम इसको इसी नाम से सेव करके देखते हैं। यस, ये सेव हो चुका है। अब आप अपने किसी भी दूसरे फंक्शंस को अगर आपको प्रोग्राम करना है, तो आप यहाँ पर से अपने अपने से खुद आप इंक्रीमेंट को, डिक्रीमेंट को, उसके बाद आप स्क्वायर रूट, नेगेट, रेसिप्रोकल, इनमें से किसी भी फंक्शंस को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है, इसका नाम है रैंडम नंबर्स। तो चलिए रैंडम नंबर फंक्शन को देखते हैं। रैंडम नंबर, ओके। ये रैंडम नंबर क्या है। अब रैंडम नंबर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। प्रेस कंट्रोल एच करूंगा और क्लिक करूंगा रैंडम नंबर पे, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो ये रैंडम नंबर फंक्शन है, ये नंबर जनरेट करेगा इन बिटवीन 0 और 1, ओके। और नंबर हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, पर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा, पर हम 0 और 0 से बड़ा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, इट विल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1। तो ये 0 और 1 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा। इसकी इंडिकेटर या तो हम इस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग तरीके से लगा सकते हैं इंडिकेटर, या तो हम इसके लिए एक इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरा कंसर्न ये है कि मुझे अगर नंबर 0 और 1 के बीच में ही मिल रहा है,
पर मुझे किसी प्रोग्राम में नंबर्स को मुझे 1 एंड 10 0 एंड 10 के बीच में चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा? तो इस केस में अगर मुझे किसी प्रोग्राम में 0 और 10 के बीच में चाहिए होगा, सॉरी, यस, तो मैं वहां पर एक मल्टीप्लाई फंक्शन लेके आऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसे मैं कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। और इस फंक्शंस को मैं यहाँ से क्रिएट कंट्रोल, अब तक हम क्रिएट इंडिकेटर कर रहे थे, अब मैं क्रिएट कंट्रोल करूंगा और कंट्रोल जो y है उसको, ओके, इंसर्ट इंसर्ट RANGE रेंज लिख देता हूँ। इंसर्ट रेंज, तो जो भी रेंज मैं यहाँ इनपुट करूंगा उसी रेंज का मुझे एक रैंडम नंबर आउटपुट जनरेट होके आएगा। इसके लिए मैं एक इंडिकेटर क्रिएट करता हूँ। इस तरीके से अगर मैं एक इंडिकेटर क्रिएट कर पाया तो हमें एक आसानी से इन- सिग्न- अ, मैं आसानी से यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट कर पाऊंगा इन बिटवीन 0 एंड 10। तो देखते हैं, अब जो भी मेरा रैंडम नंबर है वो 0 और 10 के बीच में ही जनरेट होके आएगा। लेटर अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है राउंड टू नियरेस्ट, इस फंक्शन को अगर मैं लेता हूँ राउंड टू नियरेस्ट, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हमने किया है और उस मिस्टेक को पहले सॉल्व करते हैं। पहले राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट इंडिकेटर्स लेबल एंड राउंड टू नियरेस्ट का भी एक हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं। इससे हमें हमारे फंक्शंस पता चलते रहेंगे। अब आप इसे क्रिएट इंडिकेटर कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट इंडिकेटर राउंड टू नियरेस्ट को करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पर ये हो रहा है जो भी वैल्यू हमारा है। अब देखते हैं राउंड टू नियरेस्ट में क्या होगा। यहाँ पर 8.9 था तो इसने हमें दे दिया है, 8.9 था तो इसने हमें दे दिया है, ओके, केवल 1 इसने हमें दे दिया है। 7.9 था तो उससे इसने 8 कर दिया है। इस तरीके से मैं अपने रैंडम नंबर्स को इस रेंज के बीच में डेफिनेटली डिफाइन कर सकता हूँ और फाइन इसे डिजाइन कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। सो रैंडम नंबर एक फंक्शन है जो 0 से 1 के बीच में रैंडमली कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट डेवलप करता है। संख्या जो भी जनरेट करेगा ये हमें उसमें 0 शामिल हो सकता है, बट ये नंबर 1 से कम होगा। इसका उपयोग, रैंडम नंबर का उपयोग हम सिमुलेशन में बहुत सारे रैंडम मॉडल डिजाइन और डेवलपमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको एक डेटा जनरेशन के प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना है तो भी आप उसे कर सकते हैं। प्रयोग और इसको आप राइट क्लिक करके ब्लॉक डायग्राम में न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट में आके फोर्थ कॉलम के फिफ्थ लोकेशन से फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगर हमें इसको बढ़ाना है, अगर हमें इसके रेंज को बढ़ाना है तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। जो भी मेरा रैंडम नंबर, जो भी एक मुझे वैल्यू सेलेक्ट करना है और उसमें रैंडम नंबर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, तो मेरे साथ सामने ये फार्मूला, मैं इस फार्मूला को यूज कर सकता हूँ, स्केल्ड वैल्यू इसको और स्केलिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा फंक्शन होगा, स्केलिंग, रैंडम नंबर्स का स्केलिंग, ओके, सेव करता हूँ, सेव। चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब हमने अभी तक रैंडम नंबर के काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, सॉरी, अब हम न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट के काफी फंक्शंस को देख चुके हैं। अब हमारा कंसर्न है कि न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट में बचे हुए कुछ और फंक्शंस को भी टेस्ट किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पर है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे आता हूँ तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन है, कॉम्प्लेक्स पोलर पोलर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं पोलर टू कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह मैं लूंगा रियल और इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स को फाइंड करने वाला फंक्शन, जो कि मेरा मिडिल वन है। तो मैं रियल और इमेजिनरी से, ओके, तो मैं इस फंक्शंस को लेता हूँ और इसके बारे में जानकारी के लिए मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगा तो मुझे मिल रहा है। चलिए फ्रंट पैनल में आते हैं, एक न्यूमेरिक कंट्रोल इनपुट लेते हैं जो कि मेरा रियल नंबर होगा। उसके रियल नंबर होगा। एक और मैं न्यूमेरिक कंट्रोल लेता हूँ फ्रंट पैनल में, उसका नाम दे सकता हूँ मैं इमेजिनरी।
इमेजनरी नंबर्स। अब मैं इन दोनों रियल और इमेजनरी नंबर्स को ओके मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। इमेजनरी नीचे आएगा, रियल नंबर ऊपर आएगा। अगर मैं यहाँ से एक न्यूमेरिक कंट्रोल्स में लेके आता हूँ और न्यूमेरिक इंडिकेटर लेके आऊँ इस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, न्यूमेरिक इंडिकेटर जो कि मेरे लिए रियल प्लस इमेजनरी को दिखाए, और मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ 2 एंड 11, तो मुझे यहाँ पर और प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे केवल रियल नंबर ही मिल रहा है, इमेजनरी नंबर नहीं मिल रहा। ओके, मुझे रियल नंबर मिल रहा है और इमेजनरी नंबर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये रियल नंबर मिल रहा है, इमेजनरी नंबर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरा जो ये न्यूमेरिक डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले है, ये न्यूमेरिक डिस्प्ले, मेरा जो न्यूमेरिक कंट्रोल्स है और ये जो न्यूमेरिक कंट्रोल्स है, ये केवल और केवल रियल नंबर ही देंगे। ये भी जो वैल्यू है ये हमेशा रियल नंबर ही डिस्प्ले करेगा, रियल नंबर ही डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते, ओके, मेरा ये कंट्रोल और ये भी मेरा रियल है और इसका आउटपुट एक इमेजनरी आउटपुट होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को कुछ ऐसे करता हूँ तो आपको दिखाई देगा इसका आउटपुट एक इमेजनरी आउटपुट है। बट मैं इसको क्योंकि मेरा ये इंडिकेटर रियल नंबर का इंडिकेटर है, इसीलिए ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अब नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक रेड डॉट दिख रहा है। इस डॉट को हम कोरोजन डॉट बोलते हैं। LabVIEW में इंडिकेटर पे जो रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है डेटा मिसमैच या टाइप मिसमैच है। टाइप मिसमैच है। हमारे इस केस में इमेजनरी और रियल नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका आउटपुट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। लेकिन न्यूमेरिक इंडिकेटर जो केवल और केवल रियल वैल्यू को ही स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको कनेक्ट किया गया है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा को सीधे न्यूमेरिक इंडिकेटर में नहीं लगाया जा सकता है, तो LabVIEW यहाँ पर बाई फोर्स या जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए, मतलब कि उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। फिर भी वो डेटा नहीं दिखा पा रहा और इस डेटा पे यहाँ पर एक रेड डॉट मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं कंट्रोल मॉडर्न न्यूमेरिक, ओके, तो मैं फ्रंट पैनल पे किसमें जाऊं, कंट्रोल में जाऊं, मॉडर्न में आया और यहाँ पर मेरा कोई इंडिकेटर्स है क्या? मेरा कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या? मेरा यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूं? अब कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर मुझे यहाँ पर से को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और रिप्रेजेंटेशंस में आना पड़ेगा। और रिप्रेजेंटेशंस, मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके इंडिकेटर्स में आना पड़ेगा। सॉरी, राइट क्लिक करूंगा फंक्शन पे, सो फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ क्लास में रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो नीचे दिखेगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डबल, तो मुझे कॉम्प्लेक्स डबल को क्लिक करूंगा। अब मैं जब प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे ये दिखाई देगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फ्रंट पैनल या ब्लैक डायग्राम पे उस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और जब रिप्रेजेंटेशन में आएंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन पे आने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में सेलेक्ट करना है। तो ये प्रॉपर्टीज पे आ सकते हैं आप, और इस प्रॉपर्टीज में आप डेटा टाइप्स में आइए, सॉरी, डिस्प्ले फॉर्मेट में आके आप यहाँ से चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, चेंज कर सकते हैं इन चीजों को। ना, अब हमारा कंसर्न में अब हमारा कंसर्न ये है कि रिप्रेजेंटेशंस को अप्लाई कैसे करें।
तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस में हमें आना है, राइट क्लिक करके मैं दिखाता हूँ दोबारा, प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पर चेक करना है कहाँ पर है, ओके ये रहा। यहाँ से मैं रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से डीबीएल्स हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन को मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया। तो रिप्रेजेंटेशन है क्या? अब ये रिप्रेजेंटेशन या ओके, इसको जानने से पहले हम कुछ और चीजों पे देख लेते हैं। हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके न्यूमेरिक में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। अब हम जो जो हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, इसका एक कंजुगेशन क्रिएट करते हैं। जब मैं इसका कंजुगेशन क्रिएट करूंगा तो जो फंक्शंस भी मैंने यहाँ पर लिया है उसी फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन बना सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन बना सकता हूँ, राइट। अब मैं इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन इसका बना लेता हूँ। अगर मैं दोनों के वैल्यू को 10-10 रखता हूँ तो क्या होगा? तो मैं आउटपुट क्या लेट्स हम अब इसको लेते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मेरा ये फंक्शंस मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व कर पाएगा? इसको मैं कांस्टेंट में चेंज करता हूँ। कांस्टेंट में चेंज करने से बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसको मैं कांस्टेंट में, से ब्लॉक डायग्राम में मेरा ये नंबर दिखता है और मैं इसको भी कांस्टेंट में देता हूँ, जिसमें यहाँ पर भी नए ब्लॉक डायग्राम में मुझे दिखता रहेगा। मैं इसके भी लेबल को ओपन कर देता हूँ, लेबल कंट्रोल ए कंट्रोल यू। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इंडिकेटर्स, ओके। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू 1 आ रहा है, 1, ओके। इसका मतलब यहाँ पर ओनली -i ही आ रहा है। अगर ये वैल्यू मेरा 0, ओके, ये वैल्यू अगर मेरा 0 हो, अगर मेरा 0 वैल्यू है और मैं अगर इसको 0 रखूं तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? अगर मैं दोनों को वैल्यू 0 रखूं तो जहां तक कि अगर मैं दोनों वैल्यू सॉरी अगर इस वैल्यू को 0 और इस वैल्यू को भी 0, तो मेरा वैल्यू, ओके सॉरी, इस वैल्यू को 0 रखता हूँ और इस वैल्यू को 0 रखता हूँ, सॉरी, तो मेरा वैल्यू आएगा इनफिनाइट, ओके। अगर मैं इस वैल्यू को 10 रख देता हूँ तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन में ये -1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और आप इसमें पोलर और अदर सेस को भी फाइंड कर सकते हैं, सेफ। अब मैं फिर से एक न्यू प्रोग्राम लेके आता हूँ और इस न्यू प्रोग्राम में मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ न्यूमेरिक में, यहाँ कन्वर्शन तो रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्शन क्या है, अब इस केस में हम ये जानेंगे। रिप्रेजेंटेशंस एंड कन्वर्शन क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ से एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहा हूँ और मैं यहाँ से एक न्यूमेरिक वैल्यू का डेटा ले रहा हूँ। ये तो मेरा एक नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट है, ओके। LabVIEW में रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्शन डेटा टाइप से रिलेटेड है। नंबर्स को एक अच्छे तरीके से, नंबर्स को एक क्लियरली, ईजिली और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशंस को यूज करना पड़ता है। हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इंटीजर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं और ठीक है, जो सॉरी इंटीजर्स हैं,
फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिक्स पॉइंट है, ओके, और अनसाइंड इंटीजर है। अब जैसे कि ये मेरा डबल स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट है, ये मेरा कि डबल स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट है, तो यहाँ डबल प्रिसिशन डीएलएफ का मतलब होता है कि डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। जो डबल डीबीएल जो लिखा है डीबीएल, इसका मतलब है डबल प्रिसिशन पॉइंट, डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पर मैं किसी प्रकार का नंबर्स को लिख सकता हूँ। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इसके रिप्रेजेंटेशन पे आने पे पता चलता है कि ये जो है, ठीक है, डेटा लिमिट की एंट्री को हटा देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड के बीच में कोई भी नंबर को मेंशन कर सकता है, ये बताता है। बट इट्स नॉट ट्रू, ये -260, ये 2 टू द पावर 64 वाले रेंज पे डेटा को दिख सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी नंबर डालूं माइनस माइनस, तो ये उन सभी नंबर्स को ये लेगा भी, और इन सभी नंबर्स को डिस्प्ले भी कर सकता है, राइट। बट अगर मुझे केवल और केवल एक लिमिटेड अमाउंट तक के नंबर्स पे ही काम करना है, मैं चाहता हूं कि मेरा जो नंबर्स है वो जनरेट हो जीरो से और नेगेटिव में ना जाए, जीरो एंड ग्रेटर, तो मुझे वहां पर जीरो एंड ग्रेटर, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर डेसिमल में भी ना आए, तो मुझे वहां पर इसके रिप्रेजेंटेशन को चेंज करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले I8 करते हैं, I8, ओके, I8। चलिए इसको एक और बार सेम फंक्शन लेके नाम लिखते हैं, और यहाँ पर आपको जीरो, ओके, अब सॉरी, इसको कुछ अलग से देखते हैं, ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको लिखता हूँ, न्यूमेरिक लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लेता हूँ एक और न्यूमेरिक। इन दोनों न्यूमेरिक्स को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ रिप्रेजेंटेशन से आके इसे I8 कर देता हूँ, मीन्स 2 टू द पावर 8, और ये U8 मतलब ये भी 2 टू द पावर 8 है। I8 और U8 दोनों ही सेम मतलब कि 2 टू द पावर 8 हैं, 8 बिट के ही हैं, बट I8 का रेंज जो है वो रेंज है दिस वन। I8 का रेंज ये है, ओके, I8 का रेंज ये है, ओके, ये I8 का रेंज है। जबकि U8 का रेंज में अगर जाऊं तो ये है 0 टू 255, 0 टू, यहाँ पर जीरो, ये स्टार्ट होगा 0 टू 255, ओके, दोनों ही 2 टू द पावर 8 हैं, दोनों ही 2 टू द पावर 8 हैं, 8, पर ये -178 से +177, और ये 0 से -255, इस रेंज पे डेटा को डिस्प्ले करेंगे, या इस रेंज पे डेटा को ये स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे ये क्लियर है कि न्यूमेरिक यूज करना है, कई बार अगर जैसे कि मैं कोई फंक्शंस ले रहा हूँ, अगर फंक्शंस लेता हूँ, राइट क्लिक, अगर मैं एक फॉर लूप यूज करता हूँ, तो फॉर लूप हमेशा ही एक कंप्लीट टाइम चलेगा। फॉर लूप आइदर 0 टाइम चलेगा, या 2 टाइम चलेगा, या 99 टाइम, ओके 99 टाइम चलेगा, या n नंबर ऑफ टाइम चलेगा, कोई भी, ओके, डेसिमल सॉरी, कोई भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम चलेगा। कभी भी फॉर लूप 2.4 टाइम नहीं चलेगा, या तो 2 चलेगा या 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 1 2 3 4 कोई भी नंबर चल सकता है, पर डेसिमल के कॉन्सेप्ट में ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर I32, मतलब कि I32 का क्या मतलब होता है, I32, ओके,
क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। तो फॉर लूप i32 इसलिए लेता है, क्यों लेता, ठीक है। यहाँ फॉर लूप ये इंटीजर नंबर ही लेगा। फॉर लूप जो ओके, LabVIEW में फॉर लूप का आइटरेशन टर्मिनल, लूप टर्मिनल जो है, ये हमेशा ही i32 डेटा टाइप ही लेता है। i32 डेटा टाइप जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज पे ले सकता है। ये किसी भी रेंज के डेटा को लेने के लिए पर्याप्त है। पर अगर हमें कोई प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम पे हमें कोई लिमिट्स है, जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि अगर नेगेटिव टाइम हो और उस नेगेटिव टाइम को इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, नेगेटिव टाइम हो इंसर्ट करने के बाद वो ना चले या उसे कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए हम देते हैं। इसकी एक मेमोरी, ठीक है, हम इसका यूज करके इसकी जो मेमोरी है उसका, इसके मेमोरी के डिफ़ॉल्ट मेमोरी को भी हम सेव करके रखते हैं। यह एक अलग कंसर्न है, हम उस पे भी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन लेने से हम नंबर्स के बीच में इंटीजर और डेसिमल नंबर्स को अलग-अलग डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, डीबीएल लेने से, डीबीएल अगर हम ले रहे हैं, मैं मान लेता हूँ मेरा एक नंबर है और ये फंक्शंस, मेरे पास एक और नंबर, मेरा ये नंबर है जो कि i8 का है। ओके, एक इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर मेरा i8 का है। i8 का है, तो मैं चाहूँ तो इन्हें डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, पर यहाँ कोरिजन पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम में अगर मैं -13.3 लिखता हूँ तो मेरा प्रोग्राम उस तरफ 13 दिखाई देगा। पर इस केस में ये फोर्सफुली यहाँ पर उसको 13 करवा रहा है, 12 करवा रहा है। 12.3 लिखता हूँ, -12.3, तो ये फोर्सफुली -12.3 इसे दिखाएगा। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं प्रोग्राम को लिखूं तो जिसमें मैं फोर्सफुली डेटा को एंटर कर रहा हूं, तो इस केस में जो भी मुझे डेटा मिलेगा या जो आउटकम आएगा वो प्रोग्राम लेंदी होगा और एरर तो इसमें नहीं होगा, ना ही बहुत ज्यादा डेटा लॉसेस होंगे, पर डेफिनेटली ये हर बार अपने ही बैकग्राउंड में इसको फोर्सफुली कंट्रोल कराएगा। तो उससे बेटर है हम इसके लिए एक फंक्शन ही यूज कर लें कि जो कन्वर्ट करे मेरे dbl वैल्यू से i8 को, मेरे आई सॉरी dbl वैल्यू से i8 में कन्वर्ट करें। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ये dbl वैल्यू में इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये i8। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कोरोजन या कोई भी अदर केस इसमें होके आएगा। तो इसका ये मेरा एक कन्वर्टर है। तो अगर मेरे दो डेटा टाइप के इनकाउंटर हो रहे हैं और ये यूज केस पे है कि आप इंटीजर कहाँ यूज करेंगे और कहाँ पर आप डीपीएल वैल्यू यूज करेंगे। इन जनरल हम ज्यादा करके मैथमेटिकल सॉल्यूशन में कोशिश करते हैं कि हम डीबीएल ही रखें, इंटीजर स्पेसिफिक केसेस में हमारे हम यूज करते हैं। ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्शन, कन्वर्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी आप नाम से, एंड कन्वर्शन आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ इसी के नाम से। अब अगर मेरे पास कोई और कंसर्न है तो उसमें एक नया फंक्शंस पे अब थोड़ा सा काम करते हैं। आइए, अभी मैं एवरेज ऑफ दो नंबर निकालूंगा। तो दो नंबर का एवरेज करने के लिए पहले मैं नंबर 1 लूंगा ए, और उसके बाद मैं एक और नंबर लूंगा जो होगा नंबर बी। ये नंबर ए और नंबर बी दो नंबर हैं। अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज निकालने के लिए मेरे पास एक मैं ऐड फंक्शन है, इसका उपयोग करूंगा। इसका उपयोग करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से ऐड फंक्शन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, एवरेज ऑफ टू नंबर, राइट। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक कांस्टेंट वैल्यू 2 से, क्योंकि दो नंबर का एवरेज निकालना है, इसीलिए मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कांस्टेंट मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब मेरे पास जो नंबर आएगा वो
होगा, एवरेज ऑफ 2 नंबर होगा। अब ये जो फंक्शंस है ये मेरा एवरेज ऑफ 2 नंबर्स ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं प्रोग्राम अभी लिख रहा सॉरी जो भी नंबर डालूंगा ये उसका एवरेज करके देगा, लाइक 2 एंड 3। तो इसका एवरेज जो है 0.25 ये मुझे करके दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम लिखा है ये दो नंबर्स को ऐड कर रहा है और उसके बाद इसको वो क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है। कांस्टेंट को यूज कर रहा है, तो कांस्टेंट यूज करने से यहाँ पर वो हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। कांस्टेंट को हम फ्रंट पैनल से नहीं बदल सकते। ओके, तो न्यूमेरिक कंट्रोल जो है, न्यूमेरिक कंट्रोल LabVIEW में न्यूमेरिक कंट्रोल और न्यूमेरिक कांस्टेंट दोनों ही नंबर्स को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनकी उपयोग करने की जो प्रोसेस है वो अलग है। न्यूमेरिक कंट्रोल एक ग्राफिकल ये यूआई है, यूजर इनपुट प्लेटफॉर्म है, एक यूजर इनपुट है। न्यूमेरिक कंट्रोल एक यूआई है। ओके, यूआई में से आप यूजर्स वैल्यू दे सकते हैं। ओके, और रन टाइम पे प्रोग्रामिंग में फ्रंट पैनल से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, जबकि कंट्रोल जबकि कांस्टेंट एक ब्लॉक डायग्राम में एक फिक्स वैल्यू है, स्थिर फिक्स वैल्यू है, स्थिर नंबर्स है, मानक है, फिक्स वैल्यू है जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है और इसको आप प्रोग्रामिंग के समय चेंज नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट को। ओके, तो केवल ये न्यूमेरिक में नहीं, स्ट्रिंग में, बुलियन में, हर जगह ये कांस्टेंट पाए जाते हैं। ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो ये है मेरे एवरेज ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम। अब अगर मैं चाहता हूं एवरेज ऑफ 2 नंबर्स के साथ मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि चलिए अगर मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा मेरा नंबर ऑड एंड इवन है, तो उसके लिए मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा न्यूमेरिक कंट्रोल, और इसमें से ये मेरा इनपुट है, न्यूमेरिक कंट्रोल है, न्यूमेरिक कंट्रोल है। अब मैं इस न्यूमेरिक कंट्रोल्स में से मैं एक फंक्शन लेता हूं जिसको मैं डिवाइड करूंगा, जिसको मैं डिवाइड करूंगा, क्वोशंट एंड रिमाइंडर का यूज करता हूं। और क्वोशंट एंड रिमाइंडर को यूज करने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट कांस्टेंट करके देता हूँ 2। अब इस जो 2 है, सॉरी, इसका लेबल लगा लेते हैं। अब जो भी मेरा रिमाइंडर होगा, अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा तो ही मेरा वो नंबर इवन होगा, और अगर वो 0 नहीं है तो मेरा नंबर ऑड होगा। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर, तो उसके लिए मुझे सॉरी या रिमाइंडर को 0 रखना है। तो अब मैं इसको कैसे करके पता करूँ, या तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन में आऊंगा। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वोशंट एंड रिमाइंडर फंक्शन लिया है, इनपुट दिया है, इनपुट को 2 से डिवाइड कर दिए। क्वोशंट एंड रिमाइंडर का जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसे ये डिवाइड हो गया है और मैं यहाँ पर से वैल्यू दे रहा हूँ, सॉरी, अब मैं यहाँ पर से कंपैरिजन में आ रहा हूँ। कंपैरिजन में मैं करता हूँ इक्वल। अगर ये मेरा वैल्यू इक्वल हो 0 के, अगर ये मेरा वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ओके, अगर ये मेरा वैल्यू 0 के इक्वल हुआ तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, मेरा एक एलईडी है वो ग्लो होना चाहिए, और इसका ग्लो हुआ मतलब है कि मेरा नंबर इवन है।
अगर ग्लो नहीं हो रहा है तो मेरा नंबर ऑड है, 3 इवन ऑड है और 4 इवन है। अगर मैं माइनस में जाता हूँ तो भी 0 इवन है और -1 ऑड है, ये इवन है ऑड है। अब मैं इसको और किस तरीके से आगे लेके जा सकता हूँ? अब इसको आगे लेके जाने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, स्ट्रिंग में आता हूँ। स्ट्रिंग, आप यहाँ राइट क्लिक करके स्ट्रिंग में आ सकते हैं। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट वैल्यू पे हम यहाँ लिखते हैं EVEN NUMBER इवन नंबर, और इसके बाद हम फिर से स्ट्रिंग में आके यहाँ हम लिख सकते हैं ऑड नंबर, ODD ऑड NUMBER ऑड नंबर। ओके, जब हम ऑड एंड इवन नंबर्स को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ ऐसा करके करें कि इन जब ये इवन हो तो इवन दिखाई दे, ऑड हो तो ऑड दिखाई दे। लेकिन यह एक हमारा स्ट्रिंग इनपुट है तो हमारा आउटपुट भी एक स्ट्रिंग टाइप ही होगा। तो मैं उसीलिए एक स्ट्रिंग इंडिकेटर लूंगा, उसे प्राप्त करूंगा, सॉरी फाइंड करूंगा राइट क्लिक करके ब्लॉक डायग्राम से, और स्ट्रिंग इंडिकेटर में आऊंगा और यहाँ प्लेस कर दूंगा। इस स्ट्रिंग इंडिकेटर में से प्लेस करने के बाद आप इसको यहाँ लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप न्यूमेरिक कंपैरिजन पे आइए, कंपैरिजन में सेलेक्ट कीजिए, कंपैरिजन में फर्स्ट कॉलम के थर्ड नंबर पे सेलेक्ट फंक्शन, इस सेलेक्ट फंक्शन को लेके आइए और सेलेक्ट फंक्शन का नामकरण पहले कर दीजिए। और ये जो सेलेक्ट फंक्शन है इसके बिहेवियर को आप समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्ट फंक्शन है क्या। तो कंट्रोल एच करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही आप कंट्रोल एच प्रेस करते हैं कॉन्टेक्स्ट हेल्प ओपन होके आएगा और आप इसे टच करेंगे। तो जैसे आप इसे टच करते हैं तो यहाँ पर से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा, और वो क्या इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा सेलेक्ट फंक्शन है इसमें ये सेलेक्ट फंक्शन है, ये हमारे लॉजिकल पैरामीटर्स के आधार पर, लॉजिकल एबिलिटीज के आधार पर ट्रू या फॉल्स को सेलेक्ट करता है। तो लॉजिकल एबिलिटीज के आधार पर, लॉजिकल एबिलिटीज तो एस से मिलेगा, एस में ट्रू और फॉल्स की लॉजिक मिलेगी। तो ट्रू में वो ट्रू वाले चीज को सेलेक्ट करेगा और फॉल्स में फॉल्स वाले चीज को सेलेक्ट करेगा। इसमें सेलेक्ट फंक्शन में 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक सेलेक्ट टर्मिनल्स होता है जो बूलियन इनपुट होता है, जो ट्रू एंड फॉल्स ले सकता है, और बाकी जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, ट्रू टर्मिनल्स और फॉल्स टर्मिनल, इसमें आपको इनपुट देना है और आउटपुट में इसके सिलेक्शंस के हिसाब से, इसके बेस के हिसाब से ही इसके आउटपुट भेजेगा। तो ये काम कैसे करेगा? ये काम करता है यदि टर्मिनल में ट्रू वैल्यू हुआ तो ऊपर को भेजेगा, फॉल्स हुआ तो नीचे। इस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म में, अपने प्रोग्राम में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, इवन नंबर। चलिए अब ये है ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं EVEN NUMBER के नाम पे, इवन नंबर्स। अब इस लैब व्यू के प्लेटफॉर्म पे एक न्यूमेरिक फंक्शन पे और आते हैं। अगर आपके पास केवल अभी तक हमें दो इनपुट पे ही बात करते हैं। एक है इनपुट, सॉरी, हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट है। देखिए, मैं इनको ऐसे डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ। अगर आपके पास दो से ज्यादा इनपुट हैं या दो से तीन, ओके, दो से ज्यादा इनपुट हैं तो इनको ऐड कैसे करें? तो एक तरीका है कि इनको ऐड करने के लिए आप एक ऐड फंक्शन लीजिए, उसका नेम ओपन कीजिए और उसको 3 बार लेके आइए। ये एक तरीका है, आप इस तरीके का यूज कीजिए। उसके बाद आप यूज कीजिए इस तरीके का। इस तरीके का यूज करने से आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको फाइनली एक आउटपुट मिलेगा इन सभी के एडिशन का। चलिए चेक करते हैं। 1
2 3 एंड 4 बेस्ट है। ओके, कितना आसान है देखिए। नाउ आप इससे इनको ऐड कर पा रहे हैं इजिली, कंट्रोल टी, किसमें ब्लॉक डायग्राम को ऐड कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, ये एक सही तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग का। इसके लिए भी एनआई ने कुछ और फंक्शन दिए हुए हैं। उस फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपाउंड अरिथमेटिक फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आप इस कंपाउंड अरिथमेटिक में का पहले लेबल ओपन कीजिए। इस लेबल ओपन करने के बाद आप जैसे इस कर्सर को यहाँ पर टच करेंगे, जहाँ आपको फैसिलिटी मिलेगा इसे ड्रैग करने के लिए, खींचने के लिए, तो आप इसे जितना चाहें उसे ड्रैग कर सकते हैं। मेरे 4 इनपुट हैं तो मैं 4 इनपुट को ही ड्रैग करूंगा और सभी को एक एक करके इसको लगाऊंगा। जैसे ही मैं इनको एक एक करके इस पे लगा के कंप्लीट करूंगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर से एक आउटपुट लेना है। तो मेरा ये प्रोग्राम इजीली सॉल्व हो चुका है। अब आगे एक और केसेस है। अब इस केस पे देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कर सकते हैं। अब इस फंक्शंस में जब मैं इसे यूज करता हूं तो यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन पैलेट में जैसे आप इस तरफ देखेंगे तो इनपुट थे जिसमें हमने वैल्यू लगा दी है। यहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस के बाद जैसे आप अपने फिंगर टिप को लेके जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगा और क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन में इन्वर्ट, तो इन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस में हो गया। अगर मैं इन्वर्ट नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं इनको इन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, इन्वर्ट करने पे सभी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे में डिवाइड होंगे। ओके, इन्वर्ट। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये मेरा कंपाउंड अरिथमेटिक्स है जिसमें एक से ज्यादा नंबर्स को हम आराम से यूज कर सकते हैं, आराम से कंट्रोल एंड डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमारे पास इस लैब व्यू में न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट में एक कुछ और केसेस अवेलेबल हैं जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब आप न्यूमेरिक कंट्रोल पैलेट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिला है एक मैथमेटिक्स कांस्टेंट, तो आप इन सभी कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं अपने वैल्यूज के लिए। स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम, ये सभी लेना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कल स्टडी करेंगे स्ट्रिंग और बुलियन फंक्शन पैलेट के बारे में। ओके, सेशन नंबर 3 में हम जाएंगे स्ट्रिंग एंड बुलियन फंक्शन पैलेट के बारे में। सो थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आप यहाँ पर मुझे कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए।